हेलो, वेलकम बैक टू द लिटरेचर टॉक्स। आज एक ही वीडियो में आपका पूरा रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का VAC पेपर, ऑल 3 यूनिट्स, एग्जाम, डायरेक्ट, हिंदी में। पेपर कल है, परसों है या नेक्स्ट वीक, कोई बात नहीं। जो भी ज़रूरी है सब यहाँ है। 3 यूनिट्स कवर करेंगे। यूनिट 1, EM, फॉस्टर की एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जिससे हम बाकी दोनों नॉवेल्स को भी पढ़ेंगे। यूनिट 2, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, वंदे मातरम का ओरिजिनल सोर्स। यूनिट 3, चमन नाहल का आज़ादी, पार्टीशन की सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश नॉवेल। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 के साथ, फॉस्टर। पहले ये समझो कि EM फॉस्टर थे कौन। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट और क्रिटिक थे। उन्होंने यह बुक एक्चुअली एक लेक्चर सीरीज के रूप में लिखी थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिलीवर की गई थी। ये लेक्चर्स बाद में एक बुक की फॉर्म में आए, जिसका नाम पड़ा एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, और ये पब्लिश्ड हुआ 1927 में। अब ये बुक इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार किसी ने इतने सिस्टमैटिकली, इतने क्लियरली एक नॉवेल के अलग अलग हिस्सों को तोड़ के समझाया। फॉस्टर ने कहा कि अगर तुम एक नॉवेल को समझना चाहते हो, उसकी क्रिटिसिज्म करनी है, तो तुम्हें उसके 7 एस्पेक्ट्स को समझना होगा। अब पहली चीज़ जो फॉस्टर करता है वो ये है कि वो नॉवेल को डिफाइन करता है। वो कहता है कि एक नॉवेल बेसिकली एक ऐसे नैरेटिव का नाम है जिसमें एटलीस्ट 1 लाख वर्ड्स हों। ये थोड़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, लेकिन उसके लिए एक नॉवेल का कोर क्या है? एक स्टोरी। और एक स्टोरी क्या है? फॉस्टर के वर्ड्स में, अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस। मतलब इवेंट्स एक के बाद एक आते हैं और रीडर का सवाल होता है आगे क्या होगा। ये क्यूरियोसिटी ही एक नॉवेल की जान है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो फॉस्टर शुरू में करता है वो ये है कि वो अपनी इस बुक की लिमिटेशन मानता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ इंग्लिश नॉवेल की बात कर सकता हूँ, और वो भी चौसर के बाद से। इसका मतलब ये है कि रशियन और फ्रेंच फिक्शन इस डिस्कशन में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी वो ऑनेस्टली कहता है कि इंग्लिश नॉवेल उतना ग्रेट नहीं है जितना रशियन या फ्रेंच। वो सीधा लिखता है कि कोई भी इंग्लिश नॉवेलिस्ट टॉल्स्टॉय के बराबर नहीं है, क्योंकि टॉल्स्टॉय ने इंसानी ज़िंदगी का जो कंप्लीट पिक्चर दिया है, डोमेस्टिक भी और हीरोइक भी, वो कोई और नहीं दे पाया। और दोस्तोयेव्स्की के बारे में कहता है कि इंसान की सोल को इतनी गहराई से किसी और इंग्लिश नॉवेलिस्ट ने एक्सप्लोर नहीं किया। और मार्सेल प्रूस्त के बारे में कहता है कि मॉडर्न कॉन्शियसनेस को जिस तरह प्रूस्त ने एनालाइज किया, वो कोई और नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत ऑनेस्ट और बोल्ड असेसमेंट है फॉस्टर का। अब आता है सबसे मेन हिस्सा, फॉस्टर के 7 एस्पेक्ट्स। इन्हें ध्यान से समझो, यही तुम्हारे एग्जाम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट एस्पेक्ट, द स्टोरी। स्टोरी वो है जो एक नॉवेल की बुनियाद है। फॉस्टर कहता है कि स्टोरी बेसिकली इवेंट्स का एक टाइम बेस्ड सीक्वेंस है। रीडर एक सवाल पूछता रहता है और वो सवाल है आगे क्या होगा। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता है, शहरजाद का। आप सबने 1001 नाइट्स के बारे में सुना होगा। उस स्टोरी में शहरजाद अपने टायरेनिकल पति यानी किंग को रोज रात को एक कहानी सुनाती है। अब वो सिर्फ इसलिए नहीं बचती क्योंकि उसकी कहानियां बहुत अच्छी हैं। वो इसलिए बचती है क्योंकि वो हर सुबह सूरज निकलते वक्त कहानी अधूरी छोड़ देती है, एक सेंटेंस के बीच में रोक देती है, और किंग वेट करता है कि आगे क्या होगा। ये सस्पेंस ही उसकी जिंदगी बचाता है। फॉस्टर का पॉइंट ये है कि हम सब रीडर्स बेसिकली शहरजाद के पति की तरह हैं। हम भी वही चाहते हैं, आगे क्या होगा। सेकंड एस्पेक्ट, पीपल यानी कैरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेशली एग्जाम के लिए। फॉस्टर इस चैप्टर का नाम पीपल रखता है, कैरेक्टर्स नहीं, और ये इंटेंशनल है। वो कहता है कि नॉवेल में जो लोग हैं वो कैरेक्टर्स से ज़्यादा रियल लगते हैं, वो पीपल लगते हैं। अब यहाँ फॉस्टर एक बहुत ज़रूरी डिस्टिंक्शन करता है, फ्लैट कैरेक्टर्स और राउंड कैरेक्टर्स। फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ 1 या 2 ट्रेट्स होते हैं, वो एक लाइन में समराइजेस हो जाते हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है, ये बार बार आएँ तो आप इन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। फॉस्टर कहता है कि 17th सेंचुरी में इन्हें ह्यूमर्स कहते थे, या टाइप्स या कैरिकेचर्स। फ्लैट कैरेक्टर्स नॉवेलिस्ट के लिए कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि इन्हें बार बार इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स ज़्यादातर फ्लैट हैं, लेकिन फिर भी डिकेंस को हम ग्रेट क्यों मानते हैं?
क्योंकि वो इन फ्लैट कैरेक्टर्स से भी एक इंसानी विजन क्रिएट कर लेता है जो शैलो नहीं है। यह डिकेंस की खूबी है। राउंड कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनके कई पहलू होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बदल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, स्टोरी के साथ डेवलप होते हैं। जेन ऑस्टिन के कैरेक्टर्स राउंड हैं। फॉस्टर कहता है कि जब ऑस्टिन अपनी नॉवेल खत्म करती हैं, तब भी रीडर इमेजिन कर सकता है कि वो कैरेक्टर्स आगे बाद में अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। इतने रियल लगते हैं वो। राउंड कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाने के लिए राइटर को उनके अंदर की दुनिया दिखानी होती है, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, सब कुछ। जब भी फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स के बारे में लिखना हो, डिकेंस का नाम फ्लैट के लिए और जेन ऑस्टिन का नाम राउंड के लिए ज़रूर यूज़ करो। थर्ड एस्पेक्ट, प्लॉट। अब ये समझो कि स्टोरी और प्लॉट में क्या फ़र्क है, क्योंकि यह एक फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन है। स्टोरी क्या है? इवेंट्स का टाइम बेस्ड सीक्वेंस। द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड। बस, ये स्टोरी है। एक के बाद एक इवेंट। रीडर पूछ रहा है, आगे क्या हुआ? प्लॉट क्या है? इवेंट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कॉज और इफेक्ट दिखती है। द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ। ये प्लॉट है। अब सिर्फ ये नहीं पता कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पता है कि क्यों हुआ। क्वीन की डेथ किंग की डेथ का रिजल्ट है। ये कॉजेलिटी है। फॉस्टर कहता है कि स्टोरी सिर्फ क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करती है, प्लॉट इंटेलिजेंस को डिमांड करता है, और मेमोरी को भी, क्योंकि प्लॉट में आपको पिछले इवेंट्स याद रखने पड़ते हैं, क्लूज ढूंढने पड़ते हैं, और कॉज इफेक्ट चेन्स को फॉलो करना पड़ता है। प्लॉट का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें कोई लूज एंड नहीं होना चाहिए। हर एक एक्शन, हर एक वर्ड प्लॉट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, लीन होना चाहिए। और इसके साथ रीडर की मेमोरी एक रोल प्ले करती है, क्योंकि वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते नए क्लूज ढूंढता रहता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिकंसीडर करता रहता है। फोर्थ एस्पेक्ट, फैंटेसी। फॉस्टर कहता है कि फैंटेसी एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉवेल में मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फैंटेसी में मैजिक ही हो। फैंटेसी मंडेन, यानी आम चीज़ों में भी हो सकती है। एक आम इंसान या एक आम चीज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, वो भी फैंटेसी है। फैंटेसी के जॉनर में माइथोलॉजिकल डेटीज आते हैं, कोइंसिडेंसेस आते हैं, पंच आते हैं। फैंटेसी पैरोडी और एडेप्टेशन को भी अलाउ करती है, जिसमें एक ही स्टोरी को कई ऑथर्स अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फिफ्थ एस्पेक्ट, प्रोफेसी। प्रोफेसी फैंटेसी से अलग है। फॉस्टर कहता है कि प्रोफेसी में कैरेक्टर्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं होते, वो कुछ बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। वो बुक के यूनिवर्सल थीम्स को और ऑथर की वॉइस को एम्बॉडी करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तोयेव्स्की के कैरेक्टर्स हैं। उनके नॉवेल्स में हर कैरेक्टर खुद से बड़ा कुछ रिप्रेजेंट करता है। सिंबॉलिज्म से अलग है प्रोफेसी, क्योंकि सिंबॉलिज्म के मीनिंग्स प्रिसाइजेस होते हैं, लेकिन प्रोफेसी के मीनिंग्स लेस प्रिसाइजेस लेकिन ज़्यादा यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। फॉस्टर ये भी कहता है कि प्रोफेसी को समझने के लिए रीडर को ह्यूमिलिटी चाहिए। अगर रीडर में ह्यूमिलिटी नहीं है तो वो प्रॉफिट का मैसेज सुन नहीं पाएगा, और रीडर को अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ताकि वो प्रोफेसी के डीपर मीनिंग में फुली एंगेज हो सके। सिक्स्थ एस्पेक्ट, पैटर्न। पैटर्न एक नॉवेल के ओवरऑल शेप को रेफर करता है। ये एक सर्कल हो सकता है जिसमें एक कैरेक्टर वहां वापस आता है जहां से शुरू किया था, या ओवरग्लास शेप हो सकती है जिसमें एक कैरेक्टर ऊपर जाता है और दूसरा नीचे आता है। पैटर्न की वजह से हम एक नॉवेल को उसकी टोटलिटी में, यानी पूरी तरह से समझ पाते हैं। लेकिन फॉस्टर एक कॉशन भी देता है, पैटर्न नेचुरली डेवलप होना चाहिए। अगर स्टोरी के कैरेक्टर्स को एक फॉर्मूला फॉलो करवाया जाए, तो नैरेटिव की ऑथेंटिसिटी और डेप्थ दोनों सफ़र करती हैं। मतलब, पैटर्न बनाने के लिए कैरेक्टर्स के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ एस्पेक्ट, रिदम। रिदम एक नॉवेल में वो एलिमेंट है जो सब्टल है और आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसका एक तरीका यह है कि एक फ्रेजेस या इमेज थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ बार बार रिपीट होती है। यह रिपीटिशन एक इको जैसी फीलिंग क्रिएट करती है, एक मेमोरी जैसी। फॉस्टर इसे एक म्यूजिकल सिम्फनी से कंपेयर करता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स मिलके एक परफेक्ट हार्मनी बनाते हैं। फॉस्टर रिदम को इजी और डिफिकल्ट में क्लासिफाई करता है। अब इन 7 एस्पेक्ट्स को एक साथ याद करो। स्टोरी, पीपल, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। अगर एग्जाम में ये लिस्ट लिखी, पहले ही हाफ मार्क्स पक्के हैं। अब बात करते हैं नॉवेल और सोसाइटी के रिलेशनशिप की।
ये भी एग्जाम में आता है, तो ध्यान से सुनो। फॉस्टर और उस जमाने के क्रिटिक्स में एक डिबेट थी। कुछ लोग कहते थे कि नॉवेल को रियलिस्टिक होना चाहिए, हिस्ट्री की तरह, जो रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट करे। हेनरी जेम्स इसी व्यू के सपोर्टर थे। वो कहते थे कि डिटैचमेंट, ऑब्जेक्टिविटी और सीरियसनेस एक नॉवेल की क्वालिटी जज करने के क्राइटेरिया होने चाहिए। दूसरी साइड पे वो लोग थे जो कहते थे कि फैंटेसी और इमेजिनेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वो लिखने वाला जो है, वो दुनिया को सिर्फ कॉपी नहीं करता, वो दुनिया को वैसे भी दिखाता है जैसी वो होनी चाहिए। पी शेली ने कहा था कि पोएट्स द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राइटर्स सोसाइटी को नया विजन देते हैं। नॉवेल एक मिरर की तरह होता है जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्रिटिक भी करता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है बंकिम चंद्र चटर्जी का नॉवेल आनंद मठ, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह नॉवेल सिर्फ बंगाल के सन्यासी रिवोल्ट की कहानी नहीं है, यह उस वक्त के बेंगल फैमिन ऑफ द 1770s की कहानी भी है। ये दिखाता है कि कैसे इनह्यूमन गवर्नेंस ने ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये नॉवेल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को समझने का एक जरिया जरूर है। ऑथर अपने जमाने का प्रोडक्ट होता है, और वो जाने या अनजाने में अपने समय की वैल्यूज और सोसाइटी को अपनी राइटिंग में रिप्रेजेंट करता है। रियलिस्ट राइटर सोसाइटी की अगली साइड को दिखाता है ताकि उसे पर्ज किया जा सके। फैंटास्टिकल राइटर एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो बेटर है, जो इंस्पायरिंग है। दोनों अप्रोचेस वैलिड हैं, और दोनों एक नॉवेल को एक सोशल डॉक्यूमेंट बना देती हैं। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समरी। फर्स्ट, फॉस्टर ने एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल 1927 में लिखी, कैम्ब्रिज लेक्चर्स के रूप में। सेकंड, नॉवेल की डेफिनेशन है 1 लाख या ज़्यादा वर्ड्स का प्रोज फिक्शन। थर्ड, स्टोरी और प्लॉट का फ़र्क याद रखो। स्टोरी टाइम बेस्ड है, प्लॉट कॉजालिटी बेस्ड है। किंग डाइड, क्वीन डाइड की वो एग्जाम्पल ज़रूर लिखना। फोर्थ है, फ्लैट कैरेक्टर्स एक लाइन में समराइज होते हैं, जैसे कि डिकेंस के कैरेक्टर्स। राउंड कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि जेन ऑस्टिन के कैरेक्टर्स। फिफ्थ, 7 एस्पेक्ट्स हैं: स्टोरी, पीपल, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न, रिदम। सिक्स्थ, नॉवल सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करता है और क्रिटिक भी करता है। आनंद मठ का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। सेवेंथ, फॉस्टर एक ऑनेस्ट क्रिटिक थे जिन्होंने ओपनली माना कि कोई इंग्लिश नॉवेलिस्ट टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की या प्रूस्ट के बराबर नहीं है। ये सब अगर तुम्हारे नोट्स में है और तुम इसे अपने वर्ड्स में लिख सको, तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल एक कन्वर्सेशनल बुक है। फॉस्टर खुद कहता है ये, तो इसको पढ़ना बोरिंग नहीं लगता। अगर टाइम हो तो ओरिजिनल टेक्स्ट के कुछ पैराग्राफ्स ज़रूर पढ़ लेना, स्पेशली स्टोरी और प्लॉट वाले सेक्शंस। तो ये था फॉस्टर, द 7 एस्पेक्ट्स: स्टोरी, पीपल, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। ये फ्रेमवर्क याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट 2 यूनिट्स में हम इसी से आनंद मठ और आज़ादी को पढ़ेंगे। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, वो नॉवेल जिसने इंडिया को वंदे मातरम दिया। 1882 का नॉवेल, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज तक। पहले समझो कि ये आदमी थे कौन। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 26 जून 1838 को हुआ, और वो 8 अप्रैल 1894 को गए। वो एक बंगाली पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। इनके पिता गवर्नमेंट में डेप्यूटी कलेक्टर थे मिदनापुर में, और फैमिली बहुत डिवाउट थी, यानी धर्म में गहरी आस्था रखती थी। बंकिम ने 1857 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली और फिर लॉ पढ़ा। उन्होंने भी अपने पिता की तरह गवर्नमेंट में काम किया, पहले डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में, फिर डेप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में, और 1891 में रिटायर हो गए। अब ये याद रखो, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। बंकिम को कभी कभी द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल इन इंडिया कहा जाता है। वो पहले बंगाली नॉवेल लिखने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने नॉवेल को एक लेजिटिमेट, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनकी पहली पब्लिश्ड फिक्शन थी राजमोहन्स वाइफ। इनकी पहली बंगाली रोमांस थी दुर्गेश नंदिनी, जो 1865 में पब्लिश हुई, और ये पहला बंगाली नॉवेल था जो पब्लिश्ड हुआ। कपालकुंडला 1866 में आया, जो इनकी पहली मेजर पब्लिकेशन थी। फिर मृणालिनी,
और फिर 1882 में आया आनंद मठ, जो आज हमारा सब्जेक्ट है। बंकिम एक रिलीजियस नेशनलिस्ट थे। वो मानते थे कि बंगाल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो लोग जो पुराने तरीके से चिपके हुए हैं और एक वो लोग जो अंधे तरीके से वेस्ट की नकल कर रहे हैं। उनका मानना था कि हिंदुइज्म को अंदर से रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो मजबूत और इंडिपेंडेंट बन सके। इस सोच को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही सोच आनंद मठ में भी दिखती है। आनंद मठ पहले बंकिम के खुद के जर्नल बंगदर्शन में 1881 से 1882 के बीच में सीरियली पब्लिश हुआ। फिर 1882 में ये एक बुक की फॉर्म में आया। अब इस नॉवेल की इंस्पिरेशन क्या थी? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसके बाद बंगाल में सन्यासी रिवॉल्ट हुआ। यही रिवॉल्ट आनंद मठ के प्लॉट की बुनियाद है। नॉवेल का सेटिंग है बीरभूम और ज़्यादातर इवेंट्स फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। ये अक्सर पहला पॉलिटिकल नॉवेल माना जाता है जो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स को सामने लाता है। और यह भी समझो कि ये रिवॉल्ट यानी सन्यासी रिबेलियन हिस्ट्री की बुक्स में वैसे सेलिब्रेट नहीं किया गया जैसे 1857 का सिपॉय म्यूटिनी सेलिब्रेट किया गया। क्यों? क्योंकि सन्यासी रिबेलियन का स्प्रेड सिर्फ बंगाल के कुछ हिस्सों में था। वो उतना वाइड स्केल नहीं था। लेकिन बंकिम ने इस लोकल रिवोल्ट को उठाया और इसका नेशनलिस्ट स्पिरिट पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब प्लॉट समझो। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉवेल की शुरुआत होती है बंगाल फेमिन ऑफ 1770 के बैकड्रॉप में। दो मेन कैरेक्टर्स हैं, महेंद्र जो एक जमींदार है और उसकी पत्नी कल्याणी। दोनों अपने गांव पदचिन्ह से निकलना चाहते हैं क्योंकि फेमिन इतनी सीवियर हो चुकी है कि भूखे लोग इंसानी मांस खाने तक पर तैयार हैं। यह एक शॉकिंग लाइन है, लेकिन यही नॉवेल की सेवेरिटी दिखाती है। यह कपल अपनी बेटी सुकुमारी के साथ सफर शुरू करता है और बहुत जल्द बिछड़ जाता है। कल्याणी अपने न्यूबॉर्न के साथ फॉरेस्ट में भागती है। रॉबर्स से बचने के लिए वो एक रिवर बैंक पर बेहोश हो जाती है। उसे महात्मा सत्य ढूंढते हैं और रेस्क्यू करते हैं। एक और सन्यासी भवन महेंद्र को ढूंढने जाता है, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसे सस्पेक्ट किया जाता है कि वो एक सन्यासी रिबेलियन में शामिल है। भवन और महेंद्र दोनों मिलके सोल्जर्स से लड़ के भाग जाते हैं और सन्यासीस उन्हें सैंक्चुअरी देते हैं। अब महेंद्र देख रहा है अपने चारों तरफ की बर्बादी, फेमिन की वजह से लोगों का दर्द और सन्यासीस का रिवॉल्यूशनरी जोश, और वो खुद इस मोनास्टिक ब्रदरहुड में शामिल हो जाता है। जीवन, एक और सन्यासी, कल्याणी की बेटी को रेस्क्यू करके अपनी सिस्टर निमी के पास छोड़ देता है। भवन कल्याणी को एक सेफ जगह ले जाता है, लेकिन वो उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाता है। महेंद्र को ब्रदरहुड में इनिशिएट किया जाता है महात्मा सत्य द्वारा, और उसे एक कैसल बनाने का काम दिया जाता है पदचिन्ह में। अब एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है, शांति। वो जीवन की पत्नी है। वो भी ब्रदरहुड ज्वाइन करना चाहती है और वो नवीन के रूप में क्रॉस ड्रेस करती है। यह एक इम्पॉर्टेंट जेंडर एंगल है जिस पर हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है कॉन्फ्रंटेशन का वक्त। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपॉयज जंगल को घेरते हैं सन्यासी रिबेल्स को अटैक करने के लिए। सन्यासी हजारों की संख्या में ब्रिटिश कैनन्स का ब्रेवली सामना करते हैं। बहुत से मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन महेंद्र की रीइंफोर्समेंट आर्मी के साथ ब्रिटिश सोल्जर्स को पकड़ लिया जाता है और डिफीट किया जाता है। यह विक्ट्री एक रियूनियन का मोमेंट बनती है। महेंद्र फाइनली कल्याणी और सुकुमारी से मिलता है और सब पदचिन्ह वापस आते हैं। लेकिन फिर वाइसरॉय वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चलता है कि ब्रिटिश फोर्सेस हार गई हैं। वो एक बड़ी आर्मी भेजता है सन्यासी रिबेल्स को खत्म करने के लिए। इस बार रिबेल्स ब्रिटिश फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर पाते। जीवन बहुत हिम्मत दिखाता है। वो ब्रिटिश ट्रूप्स की तरफ चार्ज करता है, जो दूसरे रिबेल्स को भी इंस्पायर करता है। लेकिन हार लगभग तय लगती है। तभी महात्मा सत्य और महेंद्र की आर्मियां आ जाती हैं और ब्रिटिश ट्रूप्स को फिर से डिफीट कर देती हैं। नॉवेल का एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। शांति यानी नवीन जीवन की बॉडी ढूंढती है बैटलफील्ड पे। उसे एक मिस्टीरियस सेज की मदद मिलती है जो जीवन को एक मैजिकल हर्बल पोशन से वापस लाता है। शांति और जीवन साथ रहने का वाव लेते हैं, लेकिन एस्थेटिक लाइफ जीने का प्रॉमिस करते हैं। ये था प्लॉट। अब चलो असली डिस्कशन की तरफ। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म सबसे बड़ा थीम। मीनाक्षी मुखर्जी ने आनंद मठ को पहले पॉलिटिकल नॉवेल्स में से एक बताया है, और ये बिल्कुल सही असेसमेंट है। इस नॉवेल का कोर नेशनलिज्म है। जब मुस्लिम्स बंगाल पे राज कर रहे थे और ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे,
तब हिंदू सन्यासी सामने आए और उन्होंने मिसगवर्नेंस के अगेंस्ट लड़ने का डिसीजन लिया। बंकिम का जो विजन था वो एक आइडियलिस्टिक रोमांटिसाइज्ड रिजनरेशन ऑफ द हिंदू एथोस था। ये मुखर्जी के वर्ड्स हैं और तुम्हारे एग्जाम नोट्स में ये फ्रेज होना चाहिए। बंकिम उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने इंडियन नेशन को डिफाइन करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि बंगालीज और इससे भी आगे पूरा इंडिया एक नई सोच को अपनाए, एक ऐसी सोच जिसमें नेशन को माता के रूप में देखा जाए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एंगल आता है। आशीष नंदी ने अपनी बुक द इंटीमेट एनिमी, लॉस एंड रिकवरी ऑफ सेल्फ अंडर कॉलोनियलिज्म में लिखा है कि कॉलोनियल वेस्ट ने खुद को मैस्कुलिन डिफाइन किया और कॉलोनाइज्ड नेशंस को फेमिनिन। इंडियंस ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, तो उनकी पहली रिएक्शन थी कि अपनी मैस्कुलिनिटी सेलिब्रेट करो, क्षत्रिय ट्रेड्स को सेलिब्रेट करो। यही मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज था। लेकिन बंकिम उससे आगे गए। वो नेशन को मदर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, जो एक बहुत पावरफुल और न्यूआंस्ड मूव है। वंदे मातरम, एक गीत एक क्रांति, यह सेक्शन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। ध्यान से सुनो। वंदे मातरम बंकिम ने लिखा था चिल्ड्रेन ऑफ मदर इंडिया के ऑर्डर के लिए, एक मोटिवेटिंग सॉन्ग के रूप में। ये बाद में इंडिया का नेशनल सॉन्ग बना और इस सॉन्ग की रिलेवेंस सिर्फ एक नॉवेल के अंदर नहीं है। ये सॉन्ग एक पूरे देश की रिवॉल्यूशनरी एनर्जी का सिंबल बन गया। इस सॉन्ग में क्या है? इस सॉन्ग में मदरलैंड की पुरानी ग्रैंडर को इन्वोक किया गया है, जो एक बड़ी माता थी, वेल्थी थी, पावरफुल थी। वो अब एब्जेक्ट सफरिंग में है क्योंकि एक्सप्लॉइटर्स ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया और वो अपने बेटों से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी पहली शान वापस लाओ। बंकिम ने इस माता को शक्ति के कॉन्सेप्ट से जोड़ा है। वो 10 आर्म्स में वेपन्स कैरी करती है, उसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, उसकी स्वॉर्ड्स रेजर शार्प हैं। वो एक नर्चरर भी है और एक वॉरियर भी। बंकिम ने नेशन को दो गॉडेसेस के साथ डिफाइन किया, दुर्गा और काली। दुर्गा जो डिमंस को डिफीट करती है और काली जो डिस्ट्रक्शन की गॉडेस है। इस एसोसिएशन ने रिलीजियस फीलिंग्स को स्टोक किया और नेशनलिज्म रिलीजन जैसा बन गया। जो लोग भगवत गीता पे विश्वास करते थे, वो गीता और वंदे मातरम दोनों साथ लेकर चलने लगे। ये भी नोट करो कि इस सॉन्ग ने जो इमेज क्रिएट की, उसके इफेक्ट्स आज भी दिख रहे हैं। नेशनलिज्म और रिलीजन का ये ब्लेंड जो बंकिम ने किया, वो एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ गया इंडियन साइकी पे। एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, फैक्ट या फिक्शन। अब ये समझो कि आनंद मठ हिस्ट्री है या फिक्शन। बंकिम वॉल्टर स्कॉट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे, जो एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे और हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे। बंकिम ने भी बहुत से हिस्टोरिकल और सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे, जैसे दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, कपाल कुंडला और आनंद मठ। लेकिन क्या आनंद मठ हिस्टोरिकली एक्यूरेट है? नहीं, ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है। लेकिन यह एक हिस्टोरिकली एक्यूरेट इंसिडेंट पे बेस्ड है, सन्यासी रिबेलियन ऑफ द 1770s पे और बंगाल फेमिन पे। बंकिम का सोर्स मटेरियल था हंटर्स एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, जो 1868 में पब्लिश हुआ था। लेकिन बंकिम ने हिस्ट्री को जैसे का तैसा प्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने हिस्ट्री को एक टूल की तरह यूज किया, अपने नेशनलिस्ट विजन को एक्सप्रेस करने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने मुल्क राज आनंद से बात करते वक्त कहा था कि यह नॉवेल अ लेजेंड ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वोट है। बेनेडिक्ट एंडरसन की कॉन्सेप्ट याद है? एंडरसन ने कहा था कि नेशन एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। बंकिम ने मदर इंडिया की एक कॉन्क्रीट इमेज दी और उसी इमेज ने इस इमेजिन्ड कम्युनिटी को रियल फील करवाया। यही बंकिम की जेन्युइनली ग्रेट अचीवमेंट थी। इस एक कॉन्सेप्ट ने पूरे इंडिया में नेशनलिज्म की लहर फैलाने में बड़ा रोल प्ले किया और अल्टीमेटली यही सब 1947 की आज़ादी का फाउंडेशन बना। इश्यूज ऑफ जेंडर। बंकिम का स्त्री को देखने का नज़र, ये एक सेक्शन है जिसे लोग ऑफ्टन स्किप कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़रूर आता है। ध्यान से सुनो। मैरी एनी फर्गुसन का एक इम्पॉर्टेंट कोट है, जो इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। वो कहती हैं कि हिस्ट्री में विमेन के इमेजेस ने सोशल स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स किया है। हमेशा विमेन को मदर, वाइफ, मिस्ट्रेस या सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखा गया है। लेकिन बंकिम इससे अलग है। हाँ, नॉवेल में विमेन सफरर्स हैं। फेमिन में सबसे ज़्यादा सफ़र विमेन करती हैं क्योंकि सोसाइटी पैट्रियार्कल है। लेकिन बंकिम कहते हैं कि नेशन बिल्डिंग में विमेन का रोल मेन जैसा ही इम्पोर्टेंट है। शांति का कैरेक्टर इसको प्रूव करता है। वो एक पत्नी है, लेकिन वो क्रॉस ड्रेस करके ब्रदरहुड ज्वाइन करती है। वो पैसिव विक्टिम नहीं है,
वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है रिवॉल्यूशनरी कॉज में। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल, कॉलोनियल वेस्ट ने कॉलोनाइज्ड नेशंस को फेमिनिन पोजीशन दी। इंडियंस ने इसका जवाब दिया अपनी मैस्कुलिनिटी सेलिब्रेट करके, क्षत्रिय ट्रेड्स के थ्रू। लेकिन महात्मा गांधी बाद में इस बाइनरी को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों से ऊपर उठ के इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन गांधी से पहले ही बंकिम ने कुछ ऐसा किया। उन्होंने नेशन को एक मदर के रूप में पोर्ट्रे किया, यानी फेमिनिन को ग्लोरीफाई किया और सबको उस मदर का बेटा बताया। ये एक रेडिकल मूव था अपने ज़माने के हिसाब से। नेचुरल कैलेमिटी, फेमिन और उसके इफ़ेक्ट्स। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। बंगाल फेमिन ऑफ 1770 नॉवेल का बैकड्रॉप है। ये कोई स्मॉल इवेंट नहीं था। यह एक डेवास्टेटिंग कैलेमिटी थी। लोग खाने के लिए कुत्ते, चूहे, बिल्ली खा रहे थे, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो इंसानी मांस खाने के बारे में सोच रहे थे, जिन्हें बाहर नहीं जाना था। वो डिजीज़ से मर रहे थे और जो भाग गए, वो भूख से मर गए। इस कैलेमिटी में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और मुस्लिम रूलर्स ने टैक्सेशन बंद नहीं की। उल्टा टैक्सेशन और भी क्रूएल हो गई। जब लोग भूख से मर रहे थे, तब भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। यही वो लास्ट स्ट्रॉ था, जो सन्यासीज को आर्म्स उठाने पे मजबूर किया। ये भी समझो कि नेचुरल कैलेमिटी लोगों को दो तरह से अफेक्ट करती है। या तो लोग सेल्फिश हो जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, या तो वो साथ आ जाते हैं और मिलके लड़ते हैं। इस नॉवेल में फेमिन ने लोगों को साथ लाया। महेंद्र और कल्याणी का घर से बाहर निकलना, लोगों का दर्द देखना, यही उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। महेंद्र एक ऑर्डिनरी जमींदार से एक फ्रीडम फाइटर बनता है, क्योंकि उसने फेमिन का दर्द अपनी आंखों से देखा। आज के कॉन्टेक्स्ट में एक इको क्रिटिकल लेंस से भी आनंदमठ को पढ़ा जा सकता है। इको क्रिटिसिज्म बेसिकली यह देखता है कि इंसान और नेचर का रिलेशनशिप क्या है और कैसे इंसानी ग्रीड नेचर और एक दूसरे को हार्म करती है। ये एंगल नया है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। टेक्स्ट और फीचर फिल्म, आनंदमठ सिर्फ एक नॉवेल नहीं रहा। इसके कई ट्रांसलेशंस हुए हैं। दोनों ऑथेंटिक ट्रांसलेशंस में एक श्री अरबिंदो का है और दूसरा लिपनर का है। ये दोनों पॉपुलर हैं। फिल्म एडाप्टेशंस भी हुए हैं। बंगाली फिल्म आया 1951 में, सतीश दासगुप्ता की डायरेक्शन में। हिंदी फिल्म आनंद मठ आया 1952 में, हेमन गुप्ता की डायरेक्शन में। इस फिल्म में थे पृथ्वीराज कपूर, भारत भूषण, प्रदीप कुमार अजीत और गीता बाली। म्यूजिक था हेमंत कुमार का और लता मंगेशकर की आवाज़ में वंदे मातरम इस फिल्म की जान बन गई। यह भी समझो कि आनंद मठ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि फिल्म मेकर्स ने इसको बार बार पिक किया, क्योंकि यह नॉवल इंडियन नेशनलिज्म को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि उसने इंडियन नेशनल सेंसिबिलिटी को शेप किया है। ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में नेशन का जो कॉन्सेप्ट था, वो आज के नेशन स्टेट से बहुत अलग था। राज्यों की सीमाएं बदलती रहती थीं, लेकिन एक सॉइल से बिलोंगिंग का सेंस था। बंकिम ने उसी बिलोंगिंग को एक पावरफुल पॉलिटिकल आइडिया में कन्वर्ट किया। टैगोर ने कहा था, फॉर्म योरसेल्फ इनटू अ नेशन टू स्टॉप द एनक्रोचमेंट ऑफ द नेशन। वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स एक नेशन की तरह आए थे इंडिया में, तो इंडिया को भी एक नेशन की तरह रिस्पॉन्ड करना था। बंकिम का आनंदमठ वही रिस्पॉन्स था। आज भी ये नॉवेल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ज़रूरी है। कई लोग आज इसके नेशनलिस्ट डिस्कोर्स को एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सन्यासीज ने आर्म्स इसलिए नहीं उठाए क्योंकि वो वायलेंस में बिलीव करते थे। उन्होंने आर्म्स इसलिए उठाए क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं तुम्हारे लिए सब समराइज करती हूँ। ये पॉइंट्स नोट कर लो। फर्स्ट, आनंदमठ 1882 में पब्लिश हुआ। पहले बंगदर्शन जर्नल में 1881 से 1882 के बीच सीरियली आया। सेकंड, यह सन्यासी रिबेलियन ऑफ 1770 पे बेस्ड है, बंगाल फेमिन ऑफ 1770 के बैकड्रॉप में। थर्ड, बंकिम को फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल इन इंडिया कहा जाता है। फोर्थ, मीनाक्षी मुखर्जी ने इसे पहले पॉलिटिकल नॉवेल्स में से एक बताया है। फिफ्थ, वंदे मातरम इस नॉवेल का एक हिस्सा है, जो बाद में इंडिया का नेशनल सॉन्ग बना। इसमें मदर इंडिया को दुर्गा और काली के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, शक्ति के कॉन्सेप्ट के साथ। सिक्स्थ, बेनेडिक्ट एंडरसन का कॉन्सेप्ट इमेजिन्ड कम्युनिटी याद रखो। बंकिम ने मदर इंडिया की कॉन्क्रीट इमेज देकर इस इमेजिन्ड कम्युनिटी को रियल बनाया। सेवेंथ,
आशीष नंदी का द इंटीमेट एनिमी याद रखो। कॉलोनियल वेस्ट ने कॉलोनाइज्ड को फेमिनिन दिया, इंडियंस ने मैस्कुलिनिटी से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन बंकिम ने फेमिनिन को ग्लोरीफाई किया, नेशन को मदर के रूप में। 8. वॉल्टर स्कॉट से बंकिम इन्फ्लुएंस्ड थे। हिस्टोरिकल फिक्शन का इन्फ्लुएंस उनके काम में क्लियरली दिखता है। 9th, नेचुरल कैलेमिटी सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है। महेंद्र का पर्सनल जर्नी फेमिन की वजह से शुरू होता है। 10th, फिल्म एडाप्टेशंस। बंगाली फिल्म 1951, हिंदी फिल्म आनंद मठ 1952, लता मंगेशकर का वंदे मातरम इस फिल्म में आइकॉनिक बन गया। ये सब अगर तुम्हारे नोट्स में है और तुम इसे अपनी समझ के साथ लिख सको, तो आनंद मठ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हें रोक नहीं सकता। आनंद मठ सिर्फ एक सिलेबस टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसने इंडिया को इंडिया बनाने में एक्चुअली कुछ रोल प्ले किया, तो इसको उसी रिस्पेक्ट के साथ पढ़ो। आनंद मठ से हम समझे कि एक नॉवेल कैसे एक पूरे देश को शेप कर सकती है। वंदे मातरम, मदर इंडिया, द सन्यासी ब्रदरहुड, सब कुछ एक सिंगल टेक्स्ट में। अब आते हैं यूनिट 3 पर। चमन नाहल का आज़ादी, ये पार्टीशन का नॉवेल है। लाला कांशी राम, द लल, द स्टॉर्म, द आफ्टरमैथ, और ध्यान रखना फॉस्टर के 7 एस्पेक्ट्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। पहले ये समझो कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आया कहाँ से। 250 साल से ज़्यादा टाइम तक इंडिया ब्रिटिश रूल में रहा। इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ डीपली सेटल हो गई। एक डिबेट थी कि इंडिया में पढ़ाई का मीडियम क्या होना चाहिए। एक साइड पर वो लोग थे जो संस्कृत और पर्शियन को प्रमोट करना चाहते थे, दूसरी साइड पर एंग्लिसिस्ट थे, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का। मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को अपना फेमस मिनट प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि इंग्लिश ही पढ़ाई का प्राइमरी मीडियम होना चाहिए। ये ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया और इंग्लिश पूरे इंडिया में एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। इस बैकग्राउंड से जो लिटरेचर निकला उसे अलग अलग नाम दिए गए, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, और फाइनली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इस कैटेगरी में आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, श्री औरोबिंदो, आर के नारायण राजा राव, और बाद में सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, विक्रम सेठ, और कई और। इनके कॉमन थीम्स हैं इंडियन कल्चर, सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशन, और इंडियन हिस्ट्री। अर्लियर वर्क्स में नेशनलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल रियलिज्म डोमिनेंट थीम्स थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस राइटर्स ने ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीकल्चरलिज्म, जेंडर इश्यूज, मैजिक रियलिज्म, और डायस्पोरा पे फोकस किया। चमन नाहल का आज़ादी उसी अर्लियर ट्रेडिशन में आता है, और जो चीज़ इसको अलग बनाती है वो है नाहल का चॉइस टू राइट इन हिंदी और उर्दू वर्ड्स फ्रीली, बिना ट्रांसलेट किए। यह एक कॉन्शियस डिसीजन था इंग्लिश को इंडियन बनाने का, उसे अपना बनाने का। अब इन द राइटर के बारे में। चमन नाहल का जन्म 2 अगस्त 1927 को सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था, मतलब पार्टीशन से पहले। वो खुद पार्टीशन सर्वाइवर हैं। 1947 में वो अपने फैमिली के साथ इंडिया आए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1948 में इंग्लिश में MNTI किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम गए ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलर के रूप में 1959 से 61 तक, और वहां से PhD इन इंग्लिश की। उन्होंने 1977 में प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड जीता। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड भी मिला 1977 में, और फिर 1979 में वो इंडिया, USA, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, कनाडा, और नॉर्थ कोरिया तक में विजिटिंग लेक्चरर के रूप में पढ़ा चुके हैं। इनके दूसरे इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं माई ट्रू फेसेस, द इंग्लिश क्वींस, द क्राउन एंड द लॉइन क्लॉथ्स, द साल्ट ऑफ लाइफ, और द ट्रायम्फ ऑफ द ट्राइकलर। अब एक कोट जो एग्जाम में काम आएगा। नाहल ने 1991 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी राइटिंग में 2 थीम्स डोमिनेंट हैं। पहला, इंडिविजुअल वर्सेस द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। दूसरा, उनकी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एक इंडियन के रूप में। और उन्होंने कहा कि इस दूसरी थीम के लिए उन्होंने गांधी को एक अल्टीमेट सिंबल की तरह यूज किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नाहल ने अपनी सिस्टर को पार्टीशन में खोया था। नॉवेल में मधु की डेथ डायरेक्टली नाहल की अपनी सिस्टर करतार देवी की डेथ से इंस्पायर्ड है। और
ये सिर्फ फिक्शन नहीं है, यह एक इंसान का अपना दर्द है जो वर्ड्स में कन्वर्ट हुआ है। आज़ादी द नॉवेल आज़ादी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द लैल, द स्टॉर्म और द आफ्टरमैथ। इन्हें एक-एक करके समझो। नॉवेल की शुरुआत होती है 3 जून 1947 को, जब वायसरॉय ने रेडियो पर पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया। सेटिंग है सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, और स्टोरी है उन हिंदू फैमिलीज की जो अपना घर, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ छोड़ के नए इंडिया की तरफ निकले। मेन प्रोटैगनिस्ट है लाला कांशीराम। वो एक ग्रेन मर्चेंट है, बीबी अमरवती के घर के सबसे पुराने टेनेंट। उनके साथ हैं उनकी पत्नी प्रभा देवी और 20 साल का कॉलेज गोइंग बेटा अरुण। उसी बिल्डिंग में और भी फैमिलीज रहती हैं। एक सिख फैमिली जिसमें प्रेग्नेंट ईशर कौर है, लैंडलेडी अमरवती अपने फैमिली के साथ, चार्वोमैन पद्मिनी और उसकी बेटी चांदनी। ये कैरेक्टर्स एक तरह से पूरे इंडिया का क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग लोग जो एक ही जगह पे रहते थे, और फिर एक अनाउंसमेंट ने सब तोड़ दिया। द लैंड पहले पार्ट में एक सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग है, यानी कुछ बुरा होने वाला है। यह फीलिंग हवा में है, लेकिन जिंदगी अभी चल रही है। लाला कांशीराम अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपनी पत्नी को एटॉमिक बम्स और वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहे हैं। वो नेशनलिस्ट हैं, गांधी और नेहरू और भगत सिंह के एडमायरर्स हैं, लेकिन साथ ही ब्रिटिश ऑफिसर्स की डिसिप्लिन से भी इम्प्रेस्ड हैं। ये ड्यूअलिटी उनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट है। प्रभा देवी और पड़ोसी ईशर कौर की फ्रेंडली बात में हम देखते हैं कि हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ में कितना हार्मनी था, और साथ ही मुस्लिम्स के साथ राइजिंग टेंशन भी दिखती है। फिर अरुण टेनिस प्रैक्टिस से आता है और खबर लाता है कि लीडर्स देश डिवाइड करने वाले हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, अब्दुल गनी। वो एक हुक्का मेकर है, लाला का पुराना दोस्त। नॉर्मल टाइम्स में वो नेबर्स की तरह रहते थे, साथ बिजनेस करते थे, लाला से लोन्स लेता था और वापस करता था। लेकिन जब पार्टीशन अनाउंस हुआ, मुस्लिम लीग के इन्फ्लुएंस में आके वो पूरी तरह बदल गया। वो दोस्त से दुश्मन बन गया। ये कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स ऑर्डिनरी लोगों को अपने डिवीजिव एजेंडा के लिए यूज करते हैं। रेडियो अनाउंसमेंट होती है। पहली रिएक्शन है डिसबिलीफ। ये हो कैसे सकता है? लीडर्स ने बिट्रे किया। फिर कंफ्यूजन, फिर फियर। वही रात मुस्लिम्स एक प्रोसेशन निकालते हैं। मुस्लिम इंस्पेक्टर उनका साथ देता है। हिंदू डेप्यूटी कमिश्नर आता है और उनकी सेफ्टी इंश्योर करता है। यहाँ नाहल दिखाता है कि इंसानियत हर तरफ एग्जिस्ट करती है, और बिट्रेयल भी हर तरफ। बरकत अली, एक मुस्लिम दोस्त, लाला को वार्न करता है कि राइटर्स उनकी स्ट्रीट पर अटैक करने वाले हैं। बिल डेविडसन, एक ब्रिटिश सोल्जर, उन्हें रेफ्यूजी कैंप तक एस्कॉर्ट करता है। दोनों अलग रिलीजन्स, अलग नेशनैलिटीज, लेकिन दोनों मदद करते हैं। ये नाहल का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमैनिटी बाउंड्रीज नहीं मानती। पार्ट 1 का एंड होता है एक हिस्टेरिकल लाफ के साथ जो एक कैरेक्टर करता है। वो लाफ तूफान की आहट है। द स्टॉर्म दूसरा पार्ट है, द स्टॉर्म। यहाँ वो सब है जो पढ़ा नहीं जाता, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। 3 महीने तक सियालकोट के हिंदूज रेफ्यूजी कैंप्स में इनह्यूमन कंडीशंस में रहते हैं, रेनी सीजन में, और उन्हें पता भी नहीं कि दिल्ली में फ्रीडम सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये कॉन्ट्रास्ट ही सब कुछ कह देता है। लाला को पता चलता है कि उनकी बेटी मधु और उसका पति मार दिए गए। सियालकोट आते वक्त वो अपने बेटे अरुण और सूरज को भेजते हैं बरकत अली की मदद लेने के लिए। बरकत अली और मुनीर साथ जाते हैं। वहाँ अब्दुल गनी मिलता है। अब वो एक खाकसार वॉलंटियर है। वो कहता है कि उसने मधु की बॉडी अपने हाथों से जलाई। बरकत अली यह सुन के उसे मारता है। यह मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि एक अच्छा इंसान, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, ईविल के सामने रिएक्ट करता है। अरुण अपना दर्द चांदनी की तरफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता है। ईशर कौर का पति निरंजन सिंह अपना सेक्रीफाइस करता है। वो अपने सेक्रेड हेयर नहीं काटना चाहता, जो सिख आइडेंटिटी का हिस्सा है, तो वो खुद को आग लगा लेता है। लोग उसे सेंट कहते हैं। फिर फाइनली इंडियन आर्मी आती है और एक फुट कॉन्वॉय ऑर्गेनाइज होती है रेफ्यूजीज को डेरा बाबा नानक बॉर्डर के रास्ते से इंडिया ले जाने के लिए। ये जर्नी हजारों लोगों की है और बहुत डेंजरस है। किला शोभा सिंह पर एम्बुश होता है। नारोवाल तक पहुंचते पहुंचते, जो सियालकोट से 36 माइल दूर है, 1500 लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। नेकेड हिंदू वुमेन की परेड होती है, जो इस नॉवेल के सबसे डिस्टर्बिंग और गट रेंचिंग सीन्स में से एक है। हकीम नाम का एक मुस्लिम आदमी रोता है और माफी मांगता है। अरुण रहमत उल्लाह को सुनंदा के साथ देखता है और गुस्से में उसे मार देता है।
रावी रिवर क्रॉस करते वक्त लाला वंदे मातरम चिल्लाते हैं। नए इंडिया में वेलकम है। लेकिन अरुण के लिए यह विक्ट्री नहीं है। उसने नोर भी खोई, चांदनी भी खोई। पार्टीशन ने उसे 2 बार प्यार से अलग किया। अमृतसर में सभी रिलेटिव्स रिजेक्ट करते हैं। कोई घर नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ रेफ्यूजी हैं। दिल्ली जाते हैं, ट्रेन में डिलेज। मुस्लिम्स भी उसी तरह इंडिया छोड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से गुजरते हैं। ईश्वर कौर ट्रेन में एक बेटी को जन्म देती है। एक तरफ नई जिंदगी, दूसरी तरफ ट्रैक्स पर डेड बॉडीज। यह कॉन्ट्रास्ट नहल का मास्टरपीस है। दिल्ली में भी बिट्रेयल। ऑफिसर्स पैसा मांगती हैं। नेहरू के घर तक जाते हैं, वहां भी कुछ नहीं मिलता। फाइनली किंग्सवे कैंप। अलीपुर रोड पर 2 रूम्स मिलते हैं। द आफ्टरमैथ। तीसरा पार्ट है द आफ्टरमैथ। नई जिंदगी की कोशिश चल रही है। अरुण दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। सुनंदा कपड़े सिलाई का काम शुरू करती है। लाला कांची राम रिहैबिलिटेशन सेंटर में कोशिश करते हैं। और फिर एक और रेडियो अनाउंसमेंट। गांधी जी की हत्या, 30 जनवरी 1948। ये अनाउंसमेंट वैसे ही आती है जैसे पार्टीशन की अनाउंसमेंट आई थी। लेकिन लाला के लिए यह अलग है। ये पर्सनल लॉस है। बीबी अमरवती गांधी को ब्लेम करती है पार्टीशन के लिए। अरुण डिफेंड करता है कि गलती नेहरू और दूसरे लीडर्स की है। लाला अपना टर्बन पहनना छोड़ चुका है। सियालकोट वाला ग्रेन मर्चेंट अब सिर्फ एक रेफ्यूजी है। नॉवेल खत्म होता है सुनंदा की सिंगिंग मशीन की आवाज के साथ, जो उनके अनएंडिंग स्ट्रगल और लॉस की रिमाइंडर है। अब हम थीम्स डिस्कस करते हैं। वायलेंस और ट्रॉमा। नाहल की वायलेंस की पोर्ट्रेयल बहुत ग्राफिक है। वो फिजिकल डिटेल्स देता है जो पढ़ने में अनकंफर्टेबल होती हैं। लेकिन वो डिलिबरेटली ऐसा करता है, क्योंकि अगर तुम कंफर्टेबल रहो तो तुम भूल जाओगे। उन्होंने डिस्क्राइब किया है स्टैबिंग, बर्निंग बॉडीज, म्यूटिलेटेड लिम्स, पूरी डिटेल के साथ। और ये फिजिकल ट्रॉमा के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा भी है। घर खो देना, आइडेंटिटी खो देना, अपनों को खो देना। दूसरे पार्टीशन राइटर्स से कंपेयर करो। सलमान रश्दी का मिडनाइट्स चिल्ड्रेन एलिगोरिकल है, फिलोसॉफिकल है। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान एक विलेज को माइक्रोकॉज्म की तरह दिखाता है। सादत हसन मंटो जैसे टोबा टेक सिंह में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करता है, मेंटल असाइलम के इनमेट्स के थ्रू। नाहल इन सबसे अलग है क्योंकि वो फिजिकल और रियलिस्टिक है, ब्लंट है, डायरेक्ट है। कि नागेश्वर राव का कोट याद रखो, नाहल एक रियलिस्टिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है पार्टीशन के एट्रोसिटीज की। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। नाहल पार्टीशन सर्वाइवर थे। सियालकोट उनका अपना शहर था। मधु की कैरेक्टर उनकी अपनी सिस्टर करतार देवी से इंस्पायर्ड है। अरुण का कैरेक्टर उनकी खुद की लाइफ से पार्शली इंस्पायर्ड है। नॉवेल सिर्फ फिक्शन नहीं है, यह एक पर्सनल टेस्टिमनी है। नाहल का खुद का कोट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। उन्होंने कहा था, आई हैव ऑलवेज रिजेक्टेड द टू नेशन थियरी एंड टिल दिस डे आई पाइन फॉर द सिटी इन विच आई वॉज born एंड raised. Hence, I wrote Azadi as a hymn to one's land of birth, rather than a realistic novel of partition. ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। आज़ादी सिर्फ पार्टीशन नॉवेल नहीं है, ये अपनी ज़मीन के लिए एक गीत है। हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिमेंट। नॉवेल में आते हैं गांधी, नेहरू, जिन्ना, वेवेल, माउंटबेटन, जनरल रीज। ये सब पर्सनली नहीं आते, लेकिन लोगों के रिएक्शंस और कन्वर्सेशंस में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। गांधी के पूर्ण स्वराज की बात से लेकर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमांड तक, कैबिनेट मिशन के फेलियर तक, और वाइसरॉय के अनाउंसमेंट तक, नाहल पूरी हिस्ट्री को वीव करता है एक कॉमन मैन की पर्सपेक्टिव से। लाला कांशी राम एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि लीडर्स ने एक्चुअली कोई प्रिपरेशन नहीं की मास माइग्रेशन की, उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिया। ये ऑर्डिनरी इंसान का फ्रस्ट्रेशन है जो लीडर्स के फैसले की कीमत चुकाता है। बिल डेविडसन का ऑब्जर्वेशन भी इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि कैबिनेट मिशन प्लान सबसे अच्छा प्लान था, उसे सिर्फ 6 महीने और चाहिए थे, लेकिन इंडियन लीडर्स ने उसे थ्रो अवे कर दिया। यह एक ब्रिटिश सोल्जर की क्रिटिक है, अपने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की और इंडियन लीडरशिप दोनों की। क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी। नॉवेल 3 जून 1947 से शुरू होता है और 30 जनवरी 1948 को गांधी की डेथ पर खत्म होता है। 8 महीने की जर्नी, और इस पूरी जर्नी में एक ही सवाल है, मैं कौन हूँ अब? अलग कैरेक्टर्स अलग चॉइसेस करते हैं। गंगू माल इस्लाम कन्वर्ट कर लेता है और सियालकोट में रह जाता है। उसके लिए सर्वाइवल पहले है।
निरंजन सिंह अपनी सिख आइडेंटिटी के लिए जान दे देता है, हेयर नहीं काटेगा। लाला कांशी राम रेफ्यूजी बनता है, टर्बन उतार देता है, लेकिन हिंदू आइडेंटिटी अभी भी पकड़े रहता है। अमृतसर में जब रिलेटिव्स रिजेक्ट करते हैं, तब लाला की जो फीलिंग है वो नॉवेल का कोर है। वो सिर्फ एक नाम चाहता है, फेम नहीं, सिर्फ एक पहचान। नॉट फेम जस्ट अ नेम। यह एक सेंटेंस पूरी नॉवेल को समराइज कर देता है। गांधी क्वार्टेट, ये एग्जाम में जरूर आता है। नाहल ने 4 नॉवेल्स लिखे हैं जिसमें गांधी सेंट्रल फिगर है। आज़ादी 1975 में आया, द क्राउन एंड द लॉइन क्लॉथ 1981 में, द साल्ट ऑफ लाइफ 1990 में और द ट्रायम्फ ऑफ द ट्राइकलर 1992 में। आज़ादी एक्चुअली इस क्वार्टेट में क्रोनोलॉजिकली लास्ट लिख गया, लेकिन पब्लिश पहले हुआ। नाहल गांधी से एक बार मिले थे बिड़ला हाउस में 1947 में, पार्टीशन के बाद। गांधी के वर्ड्स, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फेस एनी थ्रेट टू हिज इंटेग्रिटी थ्रू एन इनर स्ट्रेंथ, नाहल के लिए एक मंत्र बन गए। नॉवेल में गांधी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सेंट है। लाला के लिए, बरकत अली के लिए, अरुण के लिए, सबके लिए गांधी एक अलग चीज रिप्रेजेंट करते हैं। और जब उनकी डेथ होती है, तो वो सिर्फ एक इंसान की डेथ नहीं है, वो एक आइडिया की डेथ है, एक उम्मीद की डेथ है। अब हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को भी देख और समझ लेते हैं। लाला कांशीराम, मेन प्रोटैगोनिस्ट, ग्रेन मर्चेंट, सियालकोट, गांधी का एडमायरर लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी इम्प्रेस्ड। ड्युअलिटी उसका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है। वो रियलिस्टिक है क्योंकि हम सब में ये ड्युअलिटी होती है। उसकी जर्नी एक नाम से रेफ्यूजी तक और फिर वापस एक नाम ढूंढने की कोशिश तक है। प्रभा देवी, आइडियल इंडियन वाइफ, चालाक, मैच्योर, घर संभालती है, पति का ख्याल रखती है। पार्टीशन के बाद कम्युनिकेशन टूट जाता है उनके और लाला के बीच। ये भी एक लॉस है। अरुण कुमार, 20 साल का, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट, पार्शल नैरेटर, रोमांटिक, यंग, बट जब क्राइसिस आता है तो तुरंत मैच्योर हो जाता है। नाहल की खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड। उसने 2 बार प्यार किया, नूर को खोई, चांदनी को खोई। चांदनी, अरुण की दूसरी गर्लफ्रेंड, 18 साल की। उसका एंड क्लियरली नहीं बताया जाता। वो सिंबल है उन तमाम औरतों की जो पार्टीशन में खो गई। उसका फेट एम्बिगुअस है और डिलिबरेटली ऐसा रखा गया है। बरकत अली, लाला का मुस्लिम दोस्त, गांधी का सच्चा फॉलोअर। वो आइडियल है, इंसानियत का प्रतीक। वो दिखाता है कि रिलीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंसानियत। उसके साथ हैं बेटे मुनीर और बेटी नूर। बिल डेविडसन, ब्रिटिश सोल्जर, एस्ट्यूट और सेंसिटिव। वो ऑनेस्टली मानता है कि पार्टीशन एक स्टूपिड डिसीजन था। वो मदद करता है जब करता है, लेकिन उनका इंडिया से एक एक्सोटिक एक्सपीरियंस की तरह का रिलेशनशिप भी नाहल दिखाता है। एग्जाम समरी। फर्स्ट, आज़ादी 1975 में पब्लिश हुआ, चमन नाहल ने लिखी। साहित्य अकादमी अवार्ड 1977 में मिला। सेकंड, नॉवेल 3 जून 1947 से 30 जनवरी 1948 तक की जर्नी है। थर्ड, 3 पार्ट्स हैं, द लल, द स्टॉर्म, द आफ्टरमेथ। फोर्थ, मेन प्रोटैगोनिस्ट लाला कांशीराम है, ग्रेन मर्चेंट, सियालकोट। फिफ्थ, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, नाहल खुद सियालकोट के थे, सिस्टर खोई थी पार्टीशन में। सिक्स्थ, वायलेंस पोर्ट्रियल ग्राफिक और फिजिकल है, रश्दी, मंटो, खुशवंत सिंह से अलग। सेवेंथ, आइडेंटिटी का थीम सेंट्रल है, नॉट फेम जस्ट अ नेम। एटथ, गांधी क्वार्टेट में 4 नॉवेल्स हैं, आज़ादी पहला लिखा, क्रोनोलॉजिकली लास्ट है। नाइन्थ, बरकत अली गांधी आइडियोलॉजी का लाइव एग्जाम्पल है। वो दिखाता है कि रिलीजन से ज़्यादा इंसानियत मैटर करती है। टेंथ, नॉवेल का एंडिंग सुनंदा की सिंगिंग मशीन की आवाज़ पे होता है, जो अनएंडिंग स्ट्रगल का सिंबल है। और एक लास्ट चीज़ जो एग्जाम में बहुत काम आती है, नाहल का ऑन कोट याद रखो, आई रोट आज़ादी एज अ हिम टू वंस लैंड ऑफ बर्थ रेदर देन अ रियलिस्टिक नॉवल ऑफ पार्टीशन। ये कोट लिखना मत भूलना। आज़ादी एक ऐसी नॉवल है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये फील करने के लिए है। पार्टीशन सिर्फ हिस्ट्री की एक डेट नहीं है, वो मिलियंस ऑफ पीपल की रियल लाइव्स थी। नाहल ने उस पेन को एक नाम दिया, एक चेहरा दिया, और हमारा काम है उस चेहरे को समझना। तो ये था पूरा रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का वीएसी पेपर, 3 यूनिट्स, एक वीडियो, क्विक रिकैप,
यूनिट 1 फॉस्टर ने दिया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यूनिट 2 आनंद मठ ने दिखाया कि इंडियन फिक्शन का नेशनलिज्म के साथ क्या रिश्ता था। यूनिट 3 आज़ादी ने पार्टीशन के दर्द को कागज पे उतार दिया। और तीनों में फॉस्टर के 7 एस्पेक्ट्स काम आते हैं। यही तो इस पेपर का कोर है। अगर आपको किसी भी यूनिट पे डीपर जाना है तो इंडिविजुअल यूनिट वीडियोस लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में। और अगर ये वीडियो काम आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर पेपर, हर यूनिट हिंदी में, एग्जाम रेडी। पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट।